हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा टॉपिक आपको आज का थंबनेल में या फिर बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा कि आज का हमारा जो ये टॉपिक होने वाला है, ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पर होने वाला है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 1 और भाग 2 को देखा था। उसमें हमने समझाने का आपको प्रयास किया था कि संविधान में जो 22 भाग हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 भाग को पढ़ लिया है। पहला भाग में जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया गया है, और दूसरे भाग में जो नागरिकता का प्रावधान है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार आज हम लोग संविधान के तीसरे भाग, जिसका नाम मौलिक अधिकार है, और ये एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी अधिकार है, आपके और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी अधिकार है। इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग ये मौलिक अधिकार को संवैधानिक स्थिति जो मौलिक अधिकार का जो संवैधानिक स्थिति है वो भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। आज हम लोग पहले इसको ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो मौलिक अधिकार है इसका क्या परिचय है, क्या होता है ये मौलिक अधिकार, और किस प्रकार हम लोगों को मिला, किस तरह से हम लोगों ने डिमांड्स किए, सबसे पहले किन लोगों ने डिमांड किया, और किस किस तरह से इसको विभाजित किया गया है। क्या सभी मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है हमको मिले हुए हैं, या और मतलब किन्हीं लोगों को मिले हुए हैं, या फिर विदेशी लोग जो आएंगे उनको क्या प्रावधान है। इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने डेफिनेशन के साथ, मौलिक अधिकार के डेफिनेशन के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। अगर इसका परिभाषा लिखे हम, परिभाषा ऐसे अधिकार जो ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाता है या बनाता है, व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाता है, या फिर इसी में हम लिख सकते हैं ऐसा अधिकार जो बिना मांगे हमें प्राप्त हो, बिना मांगे प्राप्त हो। ये डेफिनेशन तो अभी के लिए सटीक बैठता है कि मौलिक अधिकार क्या है। क्या आपको लगता है कि हम लोगों को बिना मांगे प्राप्त हुआ होगा? हम लोगों ने भी बहुत सारे डिमांड्स की, लेकिन आज जो स्वतंत्र भारत में आप जी रहे हैं, आपको ये डिमांड्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भारत के नागरिक होंगे तो आपको ये डिमांड जो मौलिक अधिकार है आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कॉपी पर नोटबुक लेकर बैठ के आराम से पैसेज रख के आप जो है सारे बात को लिखिए। बहुत अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। सबसे पहले हम लोगों ने परिभाषा पर डिस्कशन कर लिया। ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाता हो या व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च बनाता हो, ये मौलिक अधिकार कहलाता है। अब हम लोगों को समझना है कि मौलिक अधिकार जो है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका जो मांग हुआ था सबसे पहले कब हुआ था और किन व्यक्तियों ने किया था। तो सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार का मांग 1885 में सबसे पहला व्यक्तिगत मांग, सबसे पहला व्यक्तिगत यानी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा मांगे सबसे पहला मांग 1885 में था। 1885 नहीं, 95 हो गया यहाँ पर, 1895 में था। जो मांगे थे बाल गंगाधर तिलक मांगे थे स्वराज बिल के थ्रू। बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। ये स्वराज बिल के थ्रू, स्वराज बिल से सबसे पहले जो है डिमांड किए थे अंग्रेजों से कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए। उसके बाद इसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे 1925 पहली महिला द्वारा मांगा गया वहाँ। तो ये पहली महिला जिसने ये फंडामेंटल राइट्स का मांग किया था वो कौन थी? एनी बेसेंट। आपको याद होगा, हमारे अगर लास्ट वीडियो को आपने देखा होगा तो वहाँ पर होम रूल के बारे में अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्लेलिस्ट में आप अगर जाइएगा वीडियो के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हिस्ट्री स्पेशल का एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें होम रूल लीग के बारे में बताया गया है। वहाँ पर आप देखिएगा कि एनी बेसेंट कहाँ की महिला थी और आयरलैंड से आई थी और किस तरह से उसका भारत में, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी एनी बेसेंट और भारत में आई थी। उसके बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों पे
चर्चा भी हुआ था। और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण जो है सक्रिय रूप से रही थी। कांग्रेस के एक अधिवेशन की अध्यक्ष भी बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो वो सब चीज़ आगे हम लोग उस वीडियो में बनाए हैं, उसमें देख लीजिएगा आप। आगे जो है 1928 आता है, कांग्रेस द्वारा मांगा गया। कांग्रेस द्वारा कब मांगा गया था? 1928 में। आपको याद हो, अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने पढ़ा तो फिर से भाई नेहरू रिपोर्ट याद है आपको? नेहरू रिपोर्ट में जो है 19 मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। आप लोग अगर पढ़े होंगे नेहरू रिपोर्ट को भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और होम रूल दोनों को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, एक नेहरू रिपोर्ट का, एक होम रूल का। आप वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं खोजना पड़ेगा आपको। तो नेहरू रिपोर्ट में 19 मौलिक अधिकार का बात किया गया था। अब जिन बच्चा को नेहरू रिपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है वो जाके देख सकते हैं। लेकिन क्या इसके बातों को माना गया था? नहीं माना गया था, बिल्कुल नहीं माना गया था। जो 19 फंडामेंटल राइट का आप बात किए थे यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट में, इसके नेहरू रिपोर्ट किसने बनाया था? आपको याद हो तो मोतीलाल नेहरू याद रखना है। मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है ये नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। उसमें जो है 19 मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। लेकिन क्या उसमें मांग को स्वीकार किया गया था? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए 1928 के बाद जो है कांग्रेस द्वारा, ये तो कांग्रेस द्वारा ही किया गया, लेकिन 1931 का याद रखना आप लोग को। एक ये हो गया नेहरू रिपोर्ट में सबसे पहली बार जो है हम लोग मौलिक अधिकार का मांग किए, 19 मौलिक अधिकार का। और कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन वहाँ पे भी चर्चा होता है किसका? अधिवेशन। वहाँ पे भी चर्चा होता है फंडामेंटल राइट का, लेकिन वहाँ पर नहीं मिलता है। वहाँ पर लेकिन डीपीएसपी पर चर्चा थोड़ा बहुत होता है। अब डीपीएसपी क्या है, या आप अभी जो वर्तमान के संविधान का भाग 4 है उसमें आप जो है पढ़िएगा डीपीएसपी। लोगों थोड़ी बिजली की समस्या होने के कारण हमें थोड़ा वीडियो में त्रुटि हुई, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूँगा डीपीएसपी के बारे में। ये हम बता रहे थे यहाँ पर, जो 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स पर कोई विचार विमर्श नहीं हो पाया। लेकिन जो है कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें मांग किया गया था फंडामेंटल राइट का भी और फिर डीपीएसपी का भी। तो इसमें बात फंडामेंटल राइट पर नहीं बन पाया और बात बना किस पर? थोड़ा बहुत डीपीएसपी पर। और डीपीएसपी अभी आपको भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल यहाँ तो 35 तो हो ही नहीं गया, यहाँ पर ये आर्टिकल 35 अब तो यहाँ 36 से लेकर भाग 4 है, 36 से लेकर 51 तक में नज़र आएगा आपको। जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है एक्चुअल में। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो उसके बाद जो है 1931 के बाद 1945 की तरफ आएंगे। 1945 में लगभग हम लोग आज़ादी की तरफ बढ़ चुके हैं। तो अब भारत के नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उस पर चर्चा होना है। तो एक सप्रू समिति का यहाँ पर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझना है। एक सप्रू समिति का गठन किया गया, जिसके जो अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू जी थे। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष रहे। इसका उद्देश्य था भारतीय नागरिकों के लिए समीक्षा करना, यानी भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलने हैं उसके बारे में। यही चीज़ आपको कहीं के डिफरेंस लैंग्वेज में हिंदी के साथ खेल के इधर उधर करके बताया जाएगा कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की समीक्षा करना ही सप्रू कमेटी का जो था उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर समझेंगे सप्रू समिति का गठन जो 1945 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू। इसका उद्देश्य यही था। अब जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, मौलिक अधिकार का हम लोगों को यहाँ पर परिचय इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार का डिमांड किस तरह से रखा गया। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए आवश्यक है, जिनको हमें मांगना ना पड़े, जो हमें बिना मांगे मिल जाए, वो होता है मौलिक अधिकार। और सबसे पहले इसका मांग जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, वो भी स्वराज बिल के थ्रू। उसके बाद जो है पहली बार महिला द्वारा मांगा गया था, वो एनी बेसेंट द्वारा मांगा गया था 1925 में। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में जो है मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया था, उसमें 19 मौलिक अधिकार को मांगे गए थे। नेहरू रिपोर्ट के तैयार करने वाले नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, और भी चर्चा
की हैं नेहरू रिपोर्ट की वीडियो में। उसके बाद कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन आप लोगों को दिखा, यहाँ पर दोनों बातों पर चर्चा हुआ, लेकिन मिला क्या हमको, डीपीएसपी पर बात बना, लेकिन फंडामेंटल राइट पर कोई बात नहीं बना। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 1945 पर, तो सप्रू समिति का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। इसका काम ही था भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अधिकारों के लिए कौन कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए जाए उस पर विचार विमर्श करना। उसके बाद जो है आपको आपको इसके बाद हम लोग समझना है मौलिक अधिकार के बारे में। आप डायरेक्ट हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार जो शब्द था, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये शब्द जो है सबसे पहले आया कहाँ थे, तो आपको बता दें ये शब्द जो है, नहीं मौलिक अधिकार शब्द नहीं, मौलिक अधिकार तो आ गया। अब तो मौलिक अधिकार हम लोग से वहाँ से लिए, हमने मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का कुछ कुछ पॉइंटर थोड़ा मिस होता है, क्या आपको संविधान का मेगना काटा कहा था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट में आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान को, भाई मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मेगना काटा कहा जाता है। आप देखिए मेगना काटा वाला हिस्ट्री है, तो मेगना काटा का अगर हिस्ट्री आपको समझना है मेगना काटा का, तो यहाँ सुनिए। मेगना काटा एक ये सब जो है ब्रिटेन से आया। कहाँ से आया? ब्रिटेन में एक राजा हुआ करता था, राजा जॉन द्वितीय। ये बात है लगभग 1215 एडी की। ब्रिटेन का जो यह राजा था, ये जो ब्रिटेन का राजा था, वो अपने जो जनता था उसके लिए एक पत्र जारी करता है, एक पत्र जारी किया, और उस पत्र में लिखता है कि राजा का काम जो है मजदूरों का या जनता का रक्षा करना ही, या मजदूरों के हित में काम करना, या मजदूरों की रक्षा करना ही जो एक राजा का धर्म होता है। वो राजा जॉन द्वितीय ने एक पत्र में लिखा, जिसको वहाँ के लोगों ने इस पत्र को ही क्या बोला, मेगना काटा बोला, यानी जिसे मजदूरों के हित के बारे में चर्चा हो रहा था। उसी तरह मौलिक अधिकार भी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है, इसी को लेकर हम लोग जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कभी कभी कहीं कुछ बोल देते हैं। तो ये सब मौलिक अधिकार में आपको समझ में आएगा जब आप 12 से लेकर 35 तक आपको जब हम पढ़ाएंगे अलग अलग वीडियो में टाइप्स बांट के, तो आपको बहुत कुछ उसमें समझ में आएगा कि किस तरह हम सरकार का बहुत सारे नीतियों का उल्लंघन करते हैं, किस तरह हम लोग प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं, कहाँ तक हम लोगों को जो है छूट मिला हुआ है कि किस तरह से हम लोग सरकार का उल्लंघन करें। इन सब चीज़ों को आगे समझेंगे हम लोग। तो इसलिए संविधान का मेगना काटा कहा गया है किसको, मौलिक अधिकार को। यहाँ तक आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग यहाँ से मिटाएंगे और यहाँ से आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो रहने दो, अब हम जो है आगे समझेंगे क्या, इसी को रफली कर देते हैं यहाँ पर इस साइड। अब आगे एक चीज़ और समझना है आपको, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए समझना है। देखिए मौलिक अधिकार का विभाजन, ऐसा नहीं है कि सबको हम मौलिक, आपसे कोई संवैधानिक स्थिति पूछ दें, संवैधानिक स्थिति कोई पूछे तो आपको बताना है संविधान के भाग 3 और 12 से लेके 35, रट लीजिए इस चीज़ को। आप देखिए मौलिक अधिकार का विभाजन हम करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि किन किन लोगों को कौन कौन सा आर्टिकल का मिला हुआ है, कौन कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहले आपको समझना है जो ये परिभाषा, मौलिक अधिकार का जो परिभाषा है वो कहाँ हुआ, परिभाषा प्रावधान है। पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग परिभाषा प्रावधान के बाद देखेंगे केवल नागरिकों, जो केवल भारतीय नागरिक हैं उनको, केवल नागरिकों, वो देखने के बाद हम देखेंगे सभी नागरिकों, सभी नागरिकों में ये हर जगह होगा नागरिकों। जब ये सब देख लेंगे तो जब सभी नागरिकों, केवल नागरिकों, और उसके बाद एक और आ जाएगा कुप्रथा का अंत, कुप्रथा भी देख लेंगे हम लोग। पहले यहाँ से देखते हैं 14 और 15, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 आपको बताएगा कि भाई देखो परिभाषा है इसमें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये केवल नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सभी को मिला हुआ है। अब कुप्रथा का अंत, इसके बारे में आपको उल्लेख मिलेगा आर्टिकल
17 आर्टिकल 18 कुप्रथा का जब अंत हो जाएगा तो आपको कुछ संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति का प्रावधान। अब देखिए आर्टिकल 29, 30 हो गया है। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 31। अब इसको जो है वर्तमान में कार्यरत नहीं, ये जो आर्टिकल है ये वर्तमान में अभी कार्यरत नहीं है, ये चला गया 300 के ए में, ठीक है। तो इसको नहीं, संपत्ति हो गया तो उसका कुछ विशेष प्रावधान चाहिए आपको, संवैधानिक उपचार चाहिए उसकी रक्षा के लिए। संवैधानिक जो मौलिक अधिकार का रक्षा करने वाला आर्टिकल है वो है ये, संवैधानिक उपचार का प्रावधान मिलेगा आपको कहाँ पर, आर्टिकल 32 में। उसका कुछ विशेष प्रावधान है जो मिलेंगे आपको कहाँ पर। इसमें ज़्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ एक विभाजन है, जो मौलिक अधिकार का विभाजन है, कौन सा आर्टिकल किसको मिला हुआ है। विशेष प्रावधान आपको 33, 34 और 35, इस तरह से 12 से लेकर 35 आर्टिकल हमने समझाया आपको। कुछ आर्टिकल है जो परिभाषा आपको बताएगा, कुछ आर्टिकल है जो केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है, ये किसी विदेशी को नहीं मिला हुआ है। 15, 16, 19, 29 और 30 कुछ आर्टिकल्स हैं जो सभी नागरिकों को मिला हुआ है। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 14 इधर और 20 से लेकर 28 तक। कुप्रथा जो चला आ रहा है, अस्पृश्यता का अंत जो हुआ है वो 17 और 18। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 में है, लेकिन वर्तमान में कार्यरत नहीं है। और संवैधानिक उपचार जो है आर्टिकल 32 में है, यानी कि संवैधानिक उपचार। उसका विशेष प्रावधान 33, 34, 35। यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगा, 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ 17, 18 है, यहाँ 14 है, फिर 20 से लेकर 28 तक है। 15, 16 याद रखना है, 29, 30 याद रखना है, फिर 19 बीच में डाल देना है, बाकी तो 12 है। याद करने के लिए आपको 2 से 3 बार में ये अगर लिखिएगा अपने कॉपी पर, या 2 बार 3 बार याद कीजिएगा, आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा। ये है मौलिक अधिकार का विभाजन। आगे हम लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार का प्रकार। पहले हम लोग 12-13 पढ़ेंगे, फिर उसका प्रकार पढ़ेंगे, सबको बांटेंगे, तब सही से पढ़ेंगे हम लोग। उसको अगले वीडियो में 2-3 वीडियो इस पर बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आगे अगले वीडियो में। इतना आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद ही आप अगला वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा।